नेपाल के जेनजेड प्रोटेस्ट से भारत को कितना फायदा हुआ आप सोच नहीं सकते। भारत की सुरक्षा दांव पर लग चुकी थी। अगर ये जेनजेड प्रोटेस्ट नहीं होता तो भारत का क्या होता। कहानी शुरू होती है दोस्तों। सोचिए अगर नेपाल की सड़कों पर जेनजेड युवाओं ने आवाज ना उठाई होती तो शायद आज नेपाल भारत का नहीं बल्कि चीन का सबसे बड़ा एलाई कहलाता। काठमांडू की गलियों में हवा में कुछ अलग सा तनाव था। 2015 का भूकंप जब नेपाल में आया तो लोगों के जीवन में दर्द और हाहाकार की लहर दौड़ गई थी। वही साल नेपाल ने नया संविधान अपनाया जिसे मधेसी समुदाय को असंतोष में डाल दिया और सीमा पर अनऑफिशियल ब्लॉकेड के बहाने इंडिया नेपाल रिश्तों में दरार पैदा हो गई। लोग पूछने लगे थे कि क्या हमारा पड़ोसी देश हमारी सुरक्षा और भविष्य के लिए भरोसेमंद है या हम किसी बड़े जियोपॉलिटिक खेल में फंस गए हैं। तभी केपी शर्मा ओली सत्ता में आए। उनका नजरिया साफ था, नेपाल को इंडिया के इन्फ्लुएंस से दूर और चाइना के करीब लाना। 2016 में चीन ने नेपाल को तेल और व्यापार में सहयोग दिया और 2017 में BRI के तहत केरुंग काठमांडू रेल परियोजना और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ने नेपाल के नक्शे को बदलने की राह दिखाई। चाइनीज एम्बेसडर हाउ यांगी सक्रिय रूप से राजनीतिक दलों के बीच मेडिएशन कराती दिखाई दी और नेपाल की नीतियां धीरे धीरे बीजिंग के ऑर्बिट में झुकने लगी। तब ये सवाल हर नेपाली के मन में उभरने लगा कि हमारा देश अपने ट्रेडिशनल पार्टनर इंडिया से दूर हो रहा है। इंडिया के लिए किसी खतरे से कम नहीं था। नेपाल की खुली सीमाओं के जरिए चीन का प्रभाव बढ़ना, हाइड्रो पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर डील्स का बीजिंग को मिलना और नेपाल आर्मी में चाइनीज ट्रेनिंग जैसी चीज़ें इंडिया के नॉर्थर्न फ्रंटियर पर सुरक्षा के लिए गंभीर चेतावनी बन गई। लेकिन तभी एक नई शक्ति ने जन्म लिया जो किसी भी बड़े एजेंसी या सरकार के नक्शे में नहीं था, जिसका नाम था जेनजेड। नेपाल के युवा जो बेरोजगारी, महंगाई और सोशल मीडिया रेस्ट्रिक्शन से परेशान थे, सड़कों पर उतर आए। ये युवा सिर्फ अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ रहे थे, वे एक ऐसी आवाज़ बन गए जिसने देश की दिशा बदलने की क्षमता रखी। उनके नारे काठमांडू की गलियों में गूंजने लगे, कभी टिकटॉक बैन के खिलाफ गुस्सा तो कभी करप्शन के खिलाफ नाराजगी। लेकिन धीरे धीरे उनके मूवमेंट ने जियोपॉलिटिक्स तक की गहराई में कदम रखा। कल्पना कीजिए अगर ये प्रोटेस्ट ना होते तो नेपाल पूरी तरह चाइनीज लॉन्च और प्रोजेक्ट पर निर्भर हो जाता। कुरुंग काठमांडू रेलवे बन जाती और भारत बाईपास हो जाता। नेपाल राजनीतिक सिस्टम बीजिंग की छाया में चलता और हर बड़ा फैसला वहां की जनता की बजाय विदेश की ताकतों के इशारों पर होता। हमारे सामने केवल नक्शे पर एक पड़ोसी होता, दिल से नहीं, लेकिन उसका दिल और दिमाग सीधे चाइना कंट्रोल करता। लेकिन इतिहास ने दूसरा रास्ता चुना। जेनजेड प्रोटेस्ट ने स्टेटस क्यो को तोड़ा, ओली सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए, नेपाल को दिखा दिया कि जनता की आवाज़ चाहे युवा वर्ग की हो, बड़े देशों के इन्फ्लुएंस से ज़्यादा मायने नहीं रखती। इंडिया और चाइना दोनों ने अपनी नीति और स्ट्रेटेजी को रीथिंक करना पड़ा। तो लेटेस्ट बात कर लेते हैं सुशीला कार्की की शिक्षा और प्रारंभिक जीवन, जिसे जेनजेड सबसे ज़्यादा पसंद कर रही हैं वहाँ की PM बनाने के लिए। सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश का जन्म 7 जून 1952 को विराटनगर नेपाल में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा महेंद्र मोरंग कॉलेज त्रिभुवन विश्वविद्यालय से की, जिसके बाद उन्होंने भारत के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU से 1975 में राजनीति शास्त्र में मास्टर की डिग्री प्राप्त की। इसके पश्चात उन्होंने त्रिभुवन विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की और 1978 में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उनकी शिक्षा ने उन्हें न्यायिक क्षेत्र में उत्कृष्टता की ओर अग्रसर किया। भारत के प्रति सुशीला कार्की का दृष्टिकोण एक बहुत मायने रखता है। सुशीला कार्की ने हमेशा भारत के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखा है। उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपनी बहुत अच्छी छवि की बात की है। यह संकेत देते हैं यदि यह नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बनती हैं तो भारत के साथ संबंधों में गर्मजोशी आ सकती है। उनकी यह टिप्पणी नेपाल और भारत के बीच संभावित सहयोग की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है। केपी शर्मा ओली के साथ सुशीला कार्की का विवाद लंबा है। केपी शर्मा और सुशीला कार्की के बीच 2017 में एक प्रमुख विवाद उत्पन्न हुआ। ओली सरकार ने पुलिस प्रमुख के रूप में जय बहादुर चंद की नियुक्ति की थी, जिसे कार्की ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने कार्की के पक्ष में निर्णय लेते हुए चंद को नियुक्ति को रद्द कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप ओली सरकार ने कार्की के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो बाद में सार्वजनिक दबाव के कारण वापस ले लिया गया। यह घटना कार्की की स्वतंत्रता और निष्पक्षता की मिसाल बन गई। सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने की संभावना सबसे ज्यादा है। जेनजेड 2025 में नेपाल में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध और भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं द्वारा व्यापक विरोध प्रदर्शन, जिसे जेनजेड
आंदोलन के रूप में जाना जाता है। इन प्रदर्शनों के परिणामस्वरूप प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने 9 सितंबर 2025 को इस्तीफा दे दिया। इसके बाद सुशीला कार्की नाम सबसे ऊपर आ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कार्की के नाम का समर्थन किया और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और सेना प्रमुख अशोक राज सिंहदेल के साथ चर्चा के बाद कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू हुई है। लेकिन सवाल ये रहता है कि क्या नेपाल सच में स्वतंत्र है या सभी बड़े खिलाड़ियों के बीच एक चेस बोर्ड बन चुका है जहां रॉ, CIA और बीजिंग अपनी अपनी चालें चल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं केपी शर्मा ओली का जो लगाव था वो चीन से था। अगर ये जेनजेड प्रोटेस्ट नहीं करते तो केपी शर्मा पूरी तरीके से चाइना के एलाई बन जाते और नेपाल जो है चीन का गुलाम बन जाता। ये तो जेनजेड प्रोटेस्ट से भारत को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। जय हिंद, जय भारत। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो में कमेंट करें, शेयर करें।